नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिंदगी के लिए एक खास सलीका रखना होगा, मुश्किलों में भी अपनी उम्मीद को जिंदा रखना होगा। जीवन में मिलेंगी हर दिन नई परेशानियां, हमें उनसे निकलने का जज्बा कायम रखना होगा। कोविड-19 से हम लोग जंग लड़ रहे हैं, केसेस काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन साथ ही कोविड संक्रमण के साथ एक नया खतरा जुड़ गया है, जिसे लेकर बहुत से लोगों के मन में चिंता भी है और डर भी है। हम बात कर रहे हैं एक फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस की। ये क्या होता है, किस तरह से प्रभावित कर सकता है, और इससे जुड़ी तमाम बातें आज विस्तार से होंगी आज टोटल हेल्थ के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि दरअसल क्या होता है ये संक्रमण और किस तरह का प्रभाव इससे हो सकता है। कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने देश में काफी लोगों को संक्रमित किया है। इस वायरस की वजह से न केवल लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है, बल्कि हर दिन कोरोना संक्रमण से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस फेफड़ों को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डाल सकता है। कोरोना के अधिकतर रोगी संक्रमण के बाद कुछ दिनों में सामान्य लक्षणों के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रोगियों में जटिलताएं हो सकती हैं। कोरोना से संक्रमित कुछ रोगियों को सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और दर्द, निमोनिया, दिल की धड़कन असामान्य होना, दिल का दौरा पड़ना, हृदय के पंप करने की क्षमता में कमी, हृदय की विफलता, रक्त के थक्के जमना और स्ट्रोक जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। साथ ही एक नया खतरा जो कोरोना से संक्रमित गंभीर लक्षण वाले रोगियों में देखा जा रहा है, वो है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। ये फंगस व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है यदि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो। इस फंगल संक्रमण को कोरोना के साथ भी जोड़ा जा रहा है। भारत में इस फंगस के कुछ मामले सामने आए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस ज्यादातर कोविड के उन्हीं मरीजों में देखने को मिला है जो मधुमेह से ग्रस्त हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस फंगस के लक्षण हो सकते हैं सिर में दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद होना या साइनस। इसके अलावा देखने की क्षमता पर भी ये असर डाल सकता है। फिलहाल देश के अस्पतालों में इस फंगस के रोगियों की संख्या भी देखी जा रही है। कोविड के साथ फंगल संक्रमण भी हो सकता है, इसे लेकर लोगों के मन में चिंता है, खासकर उन लोगों में जिनके मामले इतने गंभीर हैं कि उन्हें आईसीयू में रखा जा रहा है या जिन्हें मधुमेह या HIV जैसा कोई रोग है। ये संक्रमण शरीर में तेजी से फैलता है। इस बीमारी से शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन कोरोना से ठीक होने के बाद भी उत्पन्न हो सकता है। जरूरी है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर सही इलाज मिले। स्टेरॉइड्स दवाओं का प्रयोग सही समय पर, सही मात्रा में और सही समय अवधि के लिए किया जाए। साथ ही मधुमेह रोगी अपने रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखें। कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए कोविड का टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग और बार बार हाथों को धोते रहना, इन सावधानियों का पालन अवश्य करें। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। म्यूकोरमाइकोसिस इस फंगल संक्रमण को लेकर बहुत से भ्रम लोगों के मन में है। कैसे ये हो सकता है, किन लोगों को ये प्रभावित कर सकता है और ख़ास तौर पर इसके लक्षण क्या होंगे, जिससे अर्ली साइंस क्या होंगे, जिससे प्रारंभिक अवस्था में ही इसे पहचाना जा सके, और अगर ये हो जाता है तो किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेषज्ञों का पैनल। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होंगे प्रोफेसर अरुणालोक चक्रवर्ती, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल माइक्रोबायोलॉजी एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी PGIMER चंडीगढ़ से।
हमारे साथ डिस्कशन में रहेंगे डॉक्टर शशांक जोशी, डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई से। हमारे साथ डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, संजय गांधी, पीजीआई लखनऊ से। और साथ ही हमारे साथ डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर राकेश कुमार, प्रोफेसर ईएनटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। तमाम विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज़ आप कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फ़ोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर स्थिति क्या है। सबसे पहले डॉक्टर चक्रवर्ती, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसे लेकर बहुत सी चिंता लोगों के मन में है। कितनी गंभीर स्थिति मानी जा सकती है और अगर किसी व्यक्ति को ये संक्रमण होता है तो कितना चिंता का विषय आप इसे मानते हैं? ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये हमारा जो जितना फंगल इन्फेक्शन है उसके बीच में इसको हम फंगल इमरजेंसी कहते हैं। फंगल इमरजेंसी इसलिए क्योंकि ये जो म्यूकोर है ये एक बार जो रक्त नाली में घुस गया तो बड़ा मुश्किल होता है वो मरीजों को बचाने के लिए। तो म्यूकोरमाइकोसिस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस हो और उसका इलाज इमीडिएटली शुरू किया जाए। बट ये बोल के मैं किसी को घबरा नहीं देता हूँ क्योंकि ये डिजीज क्वाइट रेयर है। ये पहले कभी जैसे हमारा देश उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में था, बट वो भी बहुत कम कंपेयर टू आउट बाकी सारे जो हम डिजीज कहते हैं उसका। बट अभी जो कोरोना के काल में जो कहानी हो रही उसमें मैं कहता हूँ जो चारों साइड से इसका जो इशू मतलब इसका जो नंबर है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ने का कारण मैं तो कहता हूँ चारों जो इस डिजीज को लेके 4 जगह से मैं बात कर सकता हूँ। 4 जगह मतलब 4 जो लोगों ने इसमें रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? पहले मैं बोलूँगा इसके बारे में, हमारा जो पेशेंट है उसके बारे में। पेशेंट में जिन लोगों के पास डायबिटीज बहुत ज़्यादा एंड डायबिटीज का कंट्रोल नहीं है उसका ये डिजीज संक्रमण की संभावना बहुत बढ़ जाता है। तो मैं कहता हूँ जे हाँ, डायबिटीज लोगों को सबसे पहले अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मौजूद है, उन्होंने आपको अच्छा सलाह देंगे कैसे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा मैं कहूँगा हमारा कोरोना के बारे में। कोरोना जो ऐसी एक वायरस है वो हमारा पैंक्रियास को भी अफेक्ट करते हैं। तो उसके वजह से जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है वो इंसुलिन को कम कर देते हैं। तो इंसुलिन कम करने से डायबिटीज का कंट्रोल और भी खराब हो जाते हैं। ये छोड़ के भी कोरोना जो है हमारा इम्यूनिटी को भी धक्का लगाते हैं। जो सीरियस कोरोना से लोग जूझते हैं उसमें ये वायरस उसके इम्यून फैक्टर जो है उसका प्रतिशोधक क्षमता को कम कर देते हैं। तो इसीलिए वो भी एक फैक्टर माना जाता है। और जो है जो ब्लड वेसल को भी अफेक्ट करने से म्यूकोर वो ब्लड वेसल में घुसने का चांस रहता है। अब डॉक्टर के बारे में मैं कहूँगा जो डॉक्टर इतना मरीज आया कोरोना की जिसके कारण में वो जो है पेशेंट की ब्लड शुगर कंट्रोल ये सारे के ऊपर नज़र दे नहीं पाते हैं। उसका नज़र रहता है पेशेंट कैसे सांस ले, उसका ऊपर ही ज़्यादा उन्होंने ध्यान देते रहते हैं। अब इसमें जो है अनदर जो बड़ा फैक्टर है वो है स्टेरॉइड यूज। डॉक्टर्स को हमने WHO से भी सलाह दिया गया थे कि 6 मिलीग्राम डेक्सा से ज़्यादा मत पिए। लेकिन होता क्या है, मरीज जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिस ऑक्सीजन कम होते जाते हैं तो हम डेक्सा और डॉक्टर ने डेक्सा बढ़ाते जाते हैं। पर ये बड़ा ठीक नहीं है। डेक्सा 6 मिलीग्राम से ऊपर देना पर डे
ठीक नहीं रहता है, उससे और भी समस्या खड़ा हो जाता है। और इशू इज द एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में ये स्पोर्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते वहाँ स्पोर्ट्स इतना ज्यादा है, वो पेशेंट को ससेप्टेबल होगा, उसमें इस म्यूकर बहुत जल्दी फैल सकते हैं। सो ये 4 जगह से ही हम इसको जूझने का कोशिश करें। मरीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरमेंट को भी हम इम्प्रूव करना चाहिए। जी डॉक्टर राकेश कुमार, आपसे ये समझ लें कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें इस फंगल इन्फेक्शन के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एक जो हाई नंबर की बात हो रही है कि इतने सारे कोविड रोगी, जिनमें से काफ़ी एक परसेंटेज है बड़ा जिनके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कितनी चिंता की बात आप इससे मानते हैं? जी, बहुत बहुत सही सवाल आपने उठाया। फंगस इन्फेक्शन जब भी होता है तो चिंता की बात है, खासतौर से इसलिए भी कि जब पेशेंट का इम्यूनिटी कम है, जैसे हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं, स्टेरॉइड पे भी हैं और वो वायरस की वजह से भी इम्यूनिटी कम है, तो फंगस आ जाता है। अगर फंगस आ जाता है तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम उसको जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोस करें, निदान करें और उसका इलाज करें। भारत सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने बोला कि जो फंगस, जो ब्लैक फंगस है, ये एक नोटिफाइबल डिसीज हो गई। इसका मतलब कहीं भी फंगस होगा तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटीज को। और जब हमने एक चीज पता कर ली कि ये दिक्कत है तो उसके लिए समाधान भी है। तो दिक्कत है, लेकिन ये है कि अभी भी इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर हम इसको जल्दी डायग्नोस करें तो जल्दी इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस कर लेते हैं तो जो रिकवरी है वो बहुत बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर जोशी, मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, क्या स्थिति है इस संक्रमण को लेकर और कितनी बड़ी चुनौती आने वाले दिनों के लिए आपको लगती है? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा जोन है जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल्स भी ज़्यादा रहते हैं और मॉनसून की तकरीबन शुरुआत हो गई है। और जैसे अपने दोनों तज्ञों ने बताया आपको कि कोरोना की महामारी जब बढ़ती है तो 2 कारणवंश बताए। एक तो मधुमेह, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर 2 स्थान पे है भारत चीन के बाद मधुमेह में, और मधुमेह के मरीजों को कोरोना का संक्रमण भी ज्यादा तीव्र होता है। उसके साथ ही स्टीरॉयड का सही उपयोग करना। तो महाराष्ट्र और गुजरात में करंट म्यूकर के करीबन 2000 केसेस पाए गए और ये अभी नोटिफाइबल डिसीज भी बताया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो स्थिति थोड़ी गंभीर है। शहरों में से भी छोटे छोटे जगहों से ये केसेस आ रही है और इसके 3 प्रमुख कारण हमको दिखते हैं। एक तो जिनको मधुमेह है, जिनमें स्टीरॉयड का यूज किया गया है और शायद उन्होंने अपना कोविड का जो टाइम टेबल होता है वो नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते होता है। उसके बाद लोगों को जो कोविड से ठीक होते हैं, पर्टिकुलरली जिनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जिनको ऑक्सीजन देना पड़ता है और जिनको स्टीरॉयड देना पड़ता है और जिनको मधुमेह होता है, इनको ज्यादा दिक्कत होने की म्यूकर की संभावना रहती है और उनको करीबन 90 से 100 दिन के लिए अपनी निगरानी करनी बहुत जरूरी है। उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली अपना नाक, अपने जो घसा या मुंह है उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी उसमें आयोडीन के ड्रॉप डाल के क्लीन करके डिसइंफेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। बिकॉज ये एक प्रमुख कारण हो सकता है कि जहां से म्यूकर फैले नहीं। उसके अलावा अपनी जो शक्कर है वो नियंत्रण में रखनी बहुत जरूरी है। जब हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर रहती है वो 100-110 के नीचे रखनी चाहिए। लंच के बाद वाली जो शुगर है 140 के नीचे रखनी चाहिए। और कभी कभी हमको कोविड में काफी बार हम देखते हैं कि शक्कर का जो प्रमाण रहता है 200, 300, 400 तक भी चला जाता है। उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब हम डायबिटीज पेशेंट में भी म्यूकर देखते हैं, ऐसे नहीं है कि जब कोरोना निकला तो हमने म्यूकर नहीं देखा था, तब भी देखा था, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम था। भारतवंश में ज्यादा है लेकिन हमने देखी है केसेस, ऐसे नहीं कि केसेस नहीं देखे। लेकिन इस बार एपिडेमिक जैसे एकदम सडनली एक बौछार जैसी आ गई है म्यूकर माइकोसिस केसेस में। इसलिए शक्कर पे टाइट नियंत्रण रखना बहुत
जरूरी है और स्टीरॉयड का सही डोज में सही वक्त पे और कम से कम उपयोग करना चाहिए और वैद्यकीय सलाह से ही देना चाहिए और ओरल स्टीरॉयड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए और जिनको लंग कंडीशन के लिए स्टीरॉयड लगते हैं उनकी जो मात्रा है वो कम से कम डोज में देनी चाहिए। ये दो प्रमुख कारण है। इसके साथ ही प्रतिकार शक्ति, ओरल हाइजीन, नोज हाइजीन एंड थ्रोट हाइजीन भी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में या ये जो एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो जो है ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जिनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है यानी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये एनवायरनमेंट ज्यादा कंड्यूसिव रहती है। तो ये महामारी में पहले वेव में हमने म्यूकरमाइकोसिस के केसेस नहीं देखे थे, ये महामारी में हमने देखे हैं। इसका कारण के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं कि यही टाइम क्यों आया है और इतने ज्यादा मात्रा में क्यों आया है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च और संशोधन चल रहा है कि इसमें कोई जिंक का कनेक्शन है क्या, आयन का कनेक्शन है क्या और कोई कनेक्शन है क्या। लेकिन दो चीज स्पष्ट है, एक तो मधुमेह और दूसरा स्टीरॉयड का यूज जी। इसमें दो मत नहीं है, बाकी जो भी है सब हाइपोथेसिस और इसमें शोध चल रहा है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये जो पॉइंट डॉक्टर जोशी ने उठाया है कि अगर किसी व्यक्ति को स्टेरॉइड्स सही मात्रा में सही समय पर नहीं दिए जाते तो उसका प्रभाव जो है वो दुष्प्रभाव में बदल सकता है। मधुमेह रोगियों की बात करें, बहुत से ऐसे रोगी हैं आजकल जो कोविड से जब संक्रमित होते हैं तो खुद ही दवा शुरू कर देते हैं क्योंकि प्रिस्क्रिप्शंस बहुत कॉमनली सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज में दवा ली जाती है, बिना सुपरविजन के ली जाती है, कितनी हानिकारक हो सकती है? क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है कि जैसे ही लक्षण शुरू हुए मैं वो दवा ले लूं जिसका जल्द से जल्द प्रभाव होगा। धन्यवाद। स्टेरॉइड्स का काफी लोगों ने बहुत जल्दी कोविड शुरू होने के बाद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन सर्कुलेट कर रहे हैं और लोगों ने ये कहा कि स्टेरॉइड्स ही इस मर्ज की दवा है, तो लोगों ने शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर दिए। जैसा कि डॉक्टर आलोक ने कहा कि स्टेरॉइड्स की कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम के अंदर, और कम से कम समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेरॉइड्स की वजह से दो वजह और हो सकती है कि एक तो इससे इम्यूनिटी कम होती है और दूसरी इसके वजह से ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। जबकि जैसे कि डॉक्टर जोशी ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस समय 8 करोड़ मरीज के अनुमान है कि भारत में जो डायबिटीज के मरीज हैं और उनमें ज्यादातर लोगों का डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है। दूसरी बात यह है कि बहुतायत लोगों के अंदर डायबिटीज का पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटीज, यदि वो स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं और ब्लड शुगर मॉनिटर नहीं करते हैं तो ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है, जो कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस के दरवाजे तक ले जाता है। इसलिए मेरा सजेशन सभी व्यक्तियों से ये है कि एक तो स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल है वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप स्टेरॉइड शुरू कर रहे हैं तो अपने ब्लड शुगर का रेगुलर ही घर पे मॉनिटर करें, जो कि बहुत ही आसान है। आजकल बहुत छोटी सी मशीन आती है, ग्लूकोमीटर, और सभी लोग जानते हैं कि इससे ब्लड शुगर दिन में 2-3 बार 4 बार किया जा सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो ये उम्मीद करें कि उनका ब्लड शुगर बढ़ेगा, दोनों की वजह से, एक तो कोविड की वजह से भी बढ़ेगा और दूसरा यदि वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करें उसकी वजह से भी बढ़ेगा। तो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई बार ज्यादातर सिचुएशंस के अंदर हमको इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जो कि एक डॉक्टर की सलाह से आप घर पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादातर डायबिटीज वाले मरीजों में ही हुई है और उन मरीजों में हुई है जो जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो या जिनको डायबिटीज का पता ही नहीं है, और जब म्यूकोरमाइकोसिस हुई तब उनको पता चला कि डायबिटीज उनको थी और पहले से ही थी। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको कोविड हो तो आप डायबिटीज को अच्छी तरीके से नियंत्रण में रखें। यदि डायबिटीज नहीं भी है तब भी ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज नहीं हो यदि आपने पहले से टेस्ट नहीं कराया जी। और फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर हैं, श्रवण जी हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने कॉल किया है। आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ जी,
मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्लैक फंगस है केवल उन्हीं मरीज जो कोरोना के मरीज है उन्हीं को है, नॉर्मल पेशेंट को भी मतलब नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है? जी डॉक्टर चक्रवर्ती, क्या ये जो फंगल का संक्रमण का खतरा है क्या सिर्फ उन्हीं रोगियों में हो सकता है जिनको कोविड संक्रमण हुआ है, या कुछ और रोगी भी ऐसे हो सकते हैं जिनमें इस तरह के संक्रमण का खतरा हो? देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ना, इसको जो एनाटॉमिकल साइट मींस जहां जहां इंफेक्शन होता है उसी से उसका क्लिनिकल टाइप किया जाता है। जैसे आपका नाक, आंखों, ब्रेन में जो है उसको राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। जो लंग में होता है उसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो खाद्य नाली में है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। जो स्किन में होता है उसको क्यूटनस म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। और सारे शरीर में जब फैल जाता है उसको डिसेमिनेटेड कहा जाता है। नाउ एक एक जगह की जो इन्फेक्शन है उसके साथ उसका जो अंडरलाइंग डिजीज है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंगली लिंक्ड है। जैसे हमारा नाक, आंखों, ब्रेन में जो जाते हैं वो सबसे ज्यादा डायबिटीज और अनकंट्रोल डायबिटीज जिसका कंट्रोल है कोई चिंता की बात नहीं है। जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज है, जो अभी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने आपको सलाह दिया कि ब्लड शुगर कंट्रोल जिसका नहीं है उसी में ज्यादा होती है जो इस एरिया में। अब जो लंग में है वो ज्यादा दूर होते हैं जिसका खून का बीमारी है। बीमारी मतलब जैसे हम हिमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी कहा जाता है जी। उसके ऊपर केमोथेरापी दिया जाता है, उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। सिमिलरली जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम इम्यूनो सप्रेशन करते हैं बिकॉज ऑफ उसको ट्रांसप्लांट ऑर्गन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको ये लंग की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बीमारी किसको होती है? वो है बहुत प्रीमैच्योर बच्चों में होती है, मेलनरिश्ड आदमी के में होता है, और कोई कोई टाइम में ये देखा गया जो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट है उसमें भी हो सकती है। जो क्यूटनस है वो होता है मैक्सिमम रोड साइड एक्सीडेंट में। रोड साइड एक्सीडेंट ऊन जो उसका ऊन को सॉइल मतलब हमारा मिट्टी से उसको कंटामिनेट होती है, जहाँ गिर गए आप रास्ते के उसमें मिट्टी जब आ जाते हैं, मिट्टी साफ नहीं हुआ तो उसके म्यूकोर जो है वो फैलते हैं। और एक चीज जो है हम देखे है जब आप विलेज में और गांव में हम देखे है जो इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन जब उसको प्रॉपर तरीका से मतलब उसको स्टेराइल इंजेक्शन सिरिंज से नहीं दिया जाता है उसमें भी एक क्यूटनस म्यूकोरमाइकोसिस फैलेंगे और डिसेमिनेटेड होता है, कभी लंग से, कभी ब्रेन, जो हमारा नाक कान गला में, और जब आपका इंटेस्टिन में, वो जब सब जगह फैल जाता है उसको डिसेमिनेटेड कहा जाता है। तो इसीलिए कोरोना वायरस की साथ जो म्यूकोरमाइकोसिस वो डायबिटीज से लिंक होने के नाते हम ज्यादा दौर से मरीज में हम 86% पेशेंट्स में हम देखे हैं वो नाक, आंखों एंड ब्रेन में जाते हैं। लेकिन साथ साथ हमारे पास अभी भी 20 से 25% पेशेंट जहां कोरोना नहीं है जी, बट जिसमें हिमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी है, ट्रांसप्लांट हुआ है, और ऑटोइम्यून डिजीज में जब हम उसको भी इम्यून सप्रेसिव थेरापी देते हैं उसमें जब होते हैं वो डिजीज अभी भी 20-25% है। जी डॉक्टर चक्रवर्ती, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। आपके लिए एक मेल आया है, कुलदीप जी हैं, उनका सवाल ये है, वैक्सीनेशन को लेकर जानना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक ही तरह का है ज़्यादातर जो देखा जा रहा है। जब एक तरह का वायरस है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि एक वैक्सीन की अगर डोज ली जाती है एक पर्टिकुलर कंपनी की तो दूसरी डोज दूसरी कंपनी से नहीं लगाई जा सकती? जब एक ही तरह का वायरस है तो उस पर प्रभाव होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये बात में कल डॉक्टर पॉल ने जिक्र किया है। इन्होंने ये कहा है अभी तक जो मिनिमम डाटा है उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं है। एक टाइप ऑफ वैक्सीन पहले डोज में लिया, दूसरा वैक्सीन लेने से बहुत उसमें हानिकारक नहीं होता है, बट इसके ऊपर हमें और डाटा और स्टडी ये चाहिए। बट मैं ये कहूँगा इट वुड बी बेटर, और इसको अच्छा रहेगा
हम वही पर्टिकुलर वैक्सीन, जब तक पूरा डाटा नहीं आ जाता है, कोई वैक्सीन ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई ले लिया तो उसका ये बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पहले जो डाटा आ चुकी है उसमें ये कहा जाता है दूसरा कंपनी से लेने से भी कोई उसमें शंका की कारण नहीं है। राइट। डॉक्टर जोशी, भूपेंद्र मिश्रा जी का एक ईमेल आया है। वो कहते हैं, आई एम कोविड पॉजिटिव फ्रॉम 27th of April. My blood sugar levels are suddenly fluctuating and has gone very high. मेडिसिन इन्होंने छोड़ दी हैं, यानी इनका जो ट्रीटमेंट था वो पूरा हो गया है। कितना समय लगेगा जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाएं, और कितने दिन तक अगर ये बढ़ा रहता है तो म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है? डॉक्टर जोशी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उनका प्रश्न बहुत सही है कि आपको कोविड हो गया है तो अक्सर शुगर की लेवल बढ़ जाती है। आपको गोलियों के साथ ही इंसुलिन लेना भी लग सकता है। आपके वैद्य डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को पूछ के इंसुलिन और टैबलेट्स दोनों की मात्रा लेनी चाहिए। शुगर टेस्टिंग मशीन के द्वारा रोज शुगर मापनी चाहिए। वो शुगर 110, 140 के मात्रा में रहनी चाहिए और 1-2 दिन में ही शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। और ये शुगर की जो तादाद है या जो लेवल है, ये कंटिन्यूसली नॉर्मल लेवल 3-4 महीने आप रख पाएंगे तो आपको म्यूकार का खतरा कम हो सकता है। स्टीरॉयड यदि देते हैं आपको तो उसका कम से कम डोज देना चाहिए। और मैंने जैसे पहले बताया वैसे ही आपके नोज, थ्रोट और माउथ को क्लीन रखना चाहिए 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए आपकी जो शक्कर है वो टाइट कंट्रोल करनी चाहिए। और उसके बाद भी आप मधुमेह रुग्ण है तो शुगर की जो 3 महीने की एवरेज रहती है वो 6.5 या 7 के नीचे रहनी चाहिए और ओवरऑल शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। आपके ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है, आपके आंखों के लिए, मज्जा तंतु के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस के लिए अच्छा ही रहता है। और कोविड में हम शक्कर को त्वरित कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए 12 से 24 घंटों में ही हम कंट्रोल करना चाहिए आपको, क्योंकि जब शुगर बढ़ती है तो आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल कम होती है और फिर कोविड की तीव्रता और कोविड की कॉम्प्लिकेशन से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए त्वरित शक्कर कंट्रोल करना और उसमें इंसुलिन का वापर करने के लिए बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर राकेश कुमार, जो साइंस हैं या लक्षण हैं इस फंगल इन्फेक्शन के, बहुत सारे लोगों में नेजल ब्लॉकेज, कुछ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, किस तरह से आते हैं और क्यों आवश्यक है कि अर्ली स्टेज जैसे ही लक्षणों की शुरुआत होती है या फंगल इन्फेक्शन पनपना शुरू होता है तभी उसको पहचाना जा सके? जी जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि नाक, साइनस और आंख, इधर का जो फंगल इन्फेक्शन है, माइकोसिस है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है स्पोर से जो हमारे सॉइल में, एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं। अब जैसे इम्यूनिटी आपकी कम हुई तो फंगस स्पोर है सांस के साथ रास्ते से नाक में पहुंचे और वहां पर सेटल हो गए और वहां पे उसको एक फर्टाइल एनवायरनमेंट मिला है, ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे शुगर ज्यादा है, पेशेंट का इम्यूनिटी कम है, तो वो वहां पे फंगस ग्रो करना चाहिए। और इसका जो सबसे पहला जो साइन सिम्टम्स है वो ये होगा कि नाक बंद होना, नाक में सिक्रीशन निकलना, स्पेशली अगर उसके साथ ब्लड भी मिक्स हो गया है और सिक्रीशन हो सकता है कि ग्रीनिश रंग का हो। और इसके बाद एक तरफ का नाक बंद होना और हेडेक, ये इसके अर्ली साइंस है। इसके अलावा अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करते हैं तो ये धीरे धीरे जो हमारा स्किन है चेहरे का वहां पर पहुंच जाता है, स्पेशली नाक और चेहरे जहां पर ज्वाइन करता है उस एरिया में थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है, सूजन आ सकती है। इसके अलावा अगर आंख में पहुंचेगा तो आंख के आसपास की जो स्किन है, आंख की ऊपर वाली पलक, नीचे वाली पलक में सूजन आना, फिर आंख का लाल होना और आंख के अंदर सूजन आना। उसके बाद अगर फिर भी हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो आंख का जो मूवमेंट है, आंख का जो घुमाव है, वो उसके ऊपर असर आता है। उसकी वजह से एक चीज का 2 दिखना स्टार्ट होता है। अगर हम और वेट करते हैं तो उसके बाद आंख की रोशनी कम हो सकती है, आंख के अंदर धुंधलापन हो सकता है। अगर फिर भी ना हम उसको कंट्रोल करें या ना उसको डायग्नोज करें
और ट्रीट करें तो वो दिमाग को पहुंच सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमसे अर्ली फेज में अगर हम उसका पता लगा लेते हैं तो उसका इलाज हो जाए अर्ली स्टेज में, तो वो तो टोटली क्योर हो सकता है। अगर हम वेट करते हैं और आंख तक पहुंचा और दिमाग तक पहुंचा, फिर उसमें क्योर की संभावना कम होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम फंगस को जल्दी जल्दी उसका डायग्नोज करें और उसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट सिर्फ एंटी फंगल ही नहीं है, एंटी फंगल इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में जिसकी वजह से फंगस हुआ है जी, जिसकी वजह से उसको ऐसा एनवायरमेंट मिला कि वहां पे फंगस को रोक दिया। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा शुगर हो, मरीज की इम्यूनिटी कम हो, तो उस वाले फैक्टर्स को भी हमको ट्रीट करना है कि हम पौष्टिक आहार लें, हम साफ सफाई का ख्याल रखें और शुगर का टोटल कंट्रोल करें। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि स्टेरॉइड कम से कम यूज करें, राइट। तो पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड सारे तो कोरोना मरीज सबको स्टेरॉइड चाहिए। अगर आपके सिम्टम माइल्ड हैं तो उसमें स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। अगर स्टेरॉइड लेना है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें और सुपरविजन लें। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में कोविड-19 के रोगियों में फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस के खतरे के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इससे संबंधित जानेंगे कि बहुत से लोगों में मन में ये भी शक रहता है कि क्या कच्चे फल खाने से हो सकता है, क्या अगर ऑक्सीजन साफ ना दी जाए उससे हो सकता है। इन तमाम विषयों पर विस्तार से होगी बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कोविड-19 एंड म्यूकोरमाइकोसिस, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील से कुछ जानकारी आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुशील, एक ईमेल आया है, राहुल जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये संक्रमण उन लोगों को भी हो सकता है जो कोविड-19 से संक्रमित हैं लेकिन मधुमेह रोगी नहीं है, और क्या एक सामान्य व्यक्ति में भी यदि स्टेरॉइड दी जाती है तो उसके शरीर में जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ सकता है? यदि सामान्य व्यक्ति को भी स्टेरॉइड दिया जाए तो उनके अंदर ब्लड शुगर की बढ़ने की संभावना काफी रहती है। ये निर्भर करता है कि आप कितने समय तक और कितनी डोज में आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। यदि डोज की मात्रा बहुत कम है और कम समय के लिए, तो इसकी शुगर के बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात यह कि म्यूकोरमाइकोसिस नॉर्मल पर्सन्स में नॉर्मली नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों में होता है जिनको डायबिटीज होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। जिन व्यक्तियों की डायबिटीज कंट्रोल्ड है उनमें म्यूकोरमाइकोसिस की होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि यदि आज की तारीख के अंदर जब कोविड का महाप्रकोप चल रहा है, उसके अंदर डायबिटीज का जितना अच्छा आप कंट्रोल करेंगे, उसकी वजह से आप म्यूकोरमाइकोसिस के खतरे से बचे रहेंगे। जी, डॉक्टर राकेश, आपसे ये समझ लें कि जब भी किसी व्यक्ति को कोविड हो रहा है, बहुत सारे लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि RT-PCR की टेस्ट नहीं करवाया और सीधे ही CT स्कैन पर स्विच किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका प्रभाव होगा। कितनी आवश्यकता है CT स्कैन की और कब इसे कराना उपयोगी होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इम्पोर्टेंट है कि CT स्कैन ऐसा नहीं है जैसे हम सिंपल कोई ब्लड टेस्ट कर रहे हैं या कोई अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। CT स्कैन में काफी सारा मात्रा होती है, जो रेडिएशन है वो एक्सपोज है। और पहली बात है कि उसकी जरूरत है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज है, और वो आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे, वो आपको बताएंगे आपको CT स्कैन चाहिए नहीं। प्रॉब्लम आजकल हो क्या रहा है कि ज्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो CT स्कैन के साथ ही आ रहे हैं। अब दिक्कत उसमें ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट को फंगस है या उसमें साइनस में है, आई में है। लेकिन आप CT स्कैन करते हैं, इवन सिंपल कफ एंड फ्लू के टाइप CT स्कैन करेंगे, थोड़ा साइनस के अंदर स्वेलिंग आएगा, तो उसकी वजह से पैनिक ज्यादा होता है और आप अननेसेसरी रेडिएशन के लिए भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो CT स्कैन डॉक्टर की सलाह से लें। और सिर्फ CT स्कैन की फाइंडिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको ये देखना पड़ता है कि मरीज को दिक्कत क्या है,
और मरीज को देखने में ऐसी क्या साइंस है इसकी वजह से हमें लगता है कि इसमें फंगस है। उसके साथ हम लोग सीटी स्कैन के फिल्म्स देखते हैं, सीटी स्कैन की पिक्चर देखते हैं, तब हम उसको तीनों चीजों को मिला के डायग्नोज करते हैं कि इसमें हाँ फंगस हो सकता है, और उसके बाद ही आगे टेस्ट करके तो कंफर्म करके फिर हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट अवे सीटी स्कैन करने का कोई फायदा नहीं है, और मुझे लगता है कि इससे रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा हो है और फायदा है। जी डॉक्टर चक्रवर्ती, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पेशेंट्स के अंदर, उसमें हाइजीन मेंटेन करना, ऑक्सीजन प्योर हो और ह्यूमिडिफायर की जो हाइजीन है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? क्या उससे भी खतरा हो सकता है अगर वहाँ कहीं चूक हो जाती है? मैं ये कहूँगा कि कभी भी कोई चीज़ को अच्छा हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। उसका म्यूकर की क्यों, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब कुछ ही हो सकती है, इसलिए हाइजीन मेंटेनेंस, कोई चीज़ जो मरीजों के कांटेक्ट में है उसको क्लीन होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कोई फंगस और बैक्टीरिया कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि ऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजन में म्यूकर की कंटामिनेशन है, ये गलत है। क्योंकि जो लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हो रहा है इसीलिए म्यूकर फैल गया। अरे भाई, म्यूकर जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो मेडिकल ऑक्सीजन से भी बहुत ज़्यादा प्योर है, उसमें तो 98% ऑक्सीजन रहते हैं, जहाँ पर हमारा मेडिकल ऑक्सीजन में तो 88% रहते हैं। तो इस हिसाब से जो लोगों में असल चीज़ जो है जो स्टेरॉयड, डायबिटीज, उसको छोड़ के हम इसी जगह पे ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है जो ह्यूमिडिफायर की जो पानी के बारे में कहते हैं, मैं मान भी लेता हूँ उस पर म्यूकर आ भी गए, लेकिन म्यूकर जो है ना उसको स्पोर बनाने के लिए उसका जो एक स्थितिशील होना चाहिए। जब आप देखा है ह्यूमिडिफायर में ऑलवेज ऑक्सीजन जाने से बबल बनते रहते हैं, दैट मीन्स वो जो पानी है वो एजिटेटेड कंडीशन में रहते हैं, वहाँ कभी स्पोर बन ही नहीं सकते। एंड वो स्पोर जब तक नहीं बनेगा, स्पोर ही जो है वो इन्फेक्शन करता है। सो ये मानने के लिए जो लोग कहने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन से, ह्यूमिडिफायर से ये ज़्यादा फैल रहा है, इवन लोग ने कहते हैं मास्क के से आ रहा है। मास्क से जो है वहाँ पर म्यूकर ग्रो करने के लिए आपको आंखों में नजर आएगा म्यूकर। जब हम ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो करते हैं वो आंखों के नजर में आ जाते हैं। तो इसके वो सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये सब की क्लीन होना चाहिए, वहाँ बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फंगल कंटामिनेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन असली जो समस्या है वो 3 चीज़ों की जो फैक्टर है, एक तो मैं कह दिया था जे डायबिटिक पेशेंट, स्टेरॉयड की इशू और कोरोना, वो जो बीमारी जिसका सीरियस होता है उसका इम्यून फैक्टर्स, ऑल दिस सब मिला के होती है। और हमारे इन्वायरमेंट में जो है इंडियन कंडीशन में बहुत ज़्यादा म्यूकर की स्पोर पाया जाता है जो एयर में आता है, इसलिए जो मास्क है ना वो रखना जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा जो कोरोना पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहा है लेकिन उसका डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, घर में भी आप मास्क पहन के रहिए, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट में भी म्यूकर स्पोर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कोई भी जो पेशेंट ससेप्टेबल है, जो डायबिटिक पेशेंट है और मतलब जिसका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो गया है और जिसको इम्यून सप्रेशन है, वो सबकी मास्किंग बहुत जरूरी है। और ये मास्किंग जो है वो N95 का कोई जरूरी नहीं है। आपका म्यूकर का स्पोर्स जो है वो 3 से 3 to 11 माइक्रोन होती है, वो वायरस से काफ़ी बड़ा होती है। तो इसीलिए जो सर्जिकल मास्क है और आप कपड़ा वाले मास्क है, क्लीन कपड़ा वाले मास्क 3 लेयर की, वो इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी डॉक्टर जोशी, लोग जब इससे संक्रमित होते हैं कोई भी व्यक्ति, तो शुरुआत में शायद वो जो सिम्टम्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा जो कोविड इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया है। यदि देरी होती है तो कितना जटिल हो जाता है इस संक्रमण का इलाज करना और किस तरह से अग्रेसिवली इसे ट्रीट करना चाहिए? आपका ये प्रश्न बहुत सही है कि लोग अक्सर उनको लगता है कि ऑर्डिनरी सर्दी खांसी हो गई है, उनका नोज ब्लॉक हो गया है, थोड़ा उनको ब्लैकिश कुछ डिस्कलरेशन हो गया है, उनको लगता है कि वो तो ठीक हो गया है।
और बाद में वो यदि जैसे हमारे साथ हमारे ENT तज्ञ हैं, उनके पास जल्दी चले नहीं जाते और उसका डायग्नोसिस में देरी हो जाती है, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, उनका MRI स्कैन नहीं निकाला जाता है, तो उसके लिए जो दवाई है तो कई बार उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। हमने म्यूकोर के मरीजों में देखा है कि कई बार उनका जो पैलेट रहता है वो निकालना पड़ा है, आंखों का आई बॉल निकालना पड़ा है, तो ये इन्वेड होता है फास्ट। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो फंगस है वो स्प्रेड बहुत जल्दी निकल जाता है और फिर उसमें मौत होने की शक्यता भी बढ़ती है, और फिर उसके लिए वो एम्फोटेरिसिन की जो दवाई है जिसका किडनी का ऊपर असर हो सकता है, उसको 3-4 हफ्ता लेना पड़ता है, वो भी बहुत इजीली मिलती नहीं है। तो इसलिए जल्द से जल्द उसको उसकी जो रोग निदान है वो करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए काफी बार ENT चेकअप करना भी जरूरी होता है। तो आपको थोड़ा भी कुछ लगा, हल्का भी लगा, तो जाके आपके एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी रहता है। हमने ये भी देखा है कि डेंटिस्ट लोग अभी म्यूकोर हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जल्दी पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि उनको सकते हैं और जब मुंह खोलते हैं तब उनको तुरंत पता चलता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। तो डेंटल ENT आंख के डॉक्टर वो लोग हमारे यहाँ पे जो म्यूकोर के केसेस जो पाए गए महाराष्ट्र में, उनमें हमने देखा है कि ये इनके थ्रू हमको म्यूकोर की जो डायग्नोसिस मिला है वो पता चला है, और फिर उनको त्वरित इलाज चालू करना चाहिए, उसका MRI स्कैन करना चाहिए, कितना एक्सटेंट ऑफ डिसीज है वो देखना चाहिए, और उसके मुताबिक मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसमें काफी डिसिप्लिन इन्वॉल्व होती है, और ये मल्टीडिसिप्लिनरी केयर के द्वारा ये ठीक भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि ये जानलेवा बीमारी है, जरूर जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसको सही वक्त पे इलाज चालू करेंगे और सही दवाई और ऑपरेशन करेंगे तो ये ठीक भी हो सकते हैं मरीज। जी डॉक्टर सुशील गुप्ता, बहुत से लोगों के मन में ये डर है कि क्या अगर कच्चे फल खाएंगे, सैलेड्स खाएंगे तो उससे भी इसका खतरा हो सकता है, और दूसरी बात कि ये कहा जाता है कि जो लोग ऑक्सीजन जिन्हें काफ़ी दिनों तक दिया गया, स्टेरॉइड्स दी गई, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ स्टेरॉइड्स का, या जो सीवियर पेशेंट्स थे और हॉस्पिटलाइज थे, उनके अंदर इस संक्रमण को ज़्यादा देखा जा रहा है। तो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स भी हैं जिनके अंदर कुछ मामले सामने आए हैं, ऐसा क्यों है? जिन मरीजों में होम आइसोलेशन है और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और डायबिटीज नहीं है, तो उनमें म्यूकोरमाइकोसिस की होने की संभावना काफी कम हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी जरूर कम होती है। कुछ केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है कोविड-19 का, कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये इतना अश्योरेंस हम दे सकते हैं कि यदि आपको डायबिटीज नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं इस्तेमाल किए हैं और आपको माइल्ड डिसीज है, तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना काफी कम है। हालांकि ये जरूरी है कि आप सारे एहतियात जो डॉक्टर आलोक ने बताए वो सारे आपको करने चाहिए। घर पे कपड़े वाला या सर्जिकल मास्क पहने, डस्ट से और मिट्टी से एक्सपोजर को अवॉइड करें, और जहां तक फल का सवाल है, कच्चे ये जो म्यूकोर है हमारे चारों तरफ सारे एनवायरनमेंट के अंदर है, और जो फल गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, उनमें जैसे कि हम देखते हैं कि फंगस या ब्रेड के अंदर जैसे फंगस ग्रो कर जाता है, वो यदि सड़े और गले फल हम खा रहे हैं तो उसमें फंगस होने की संभावना होती है। कच्चे फलों में फंगस होने की संभावना नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जो फल जो खाएं वो स्वस्थ फल हो, और जो भी हम गली चीजें हैं, खराब चीजें, उनका सेवन ना करें। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो ब्लड शुगर को डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे संभावना कम हो जाती है। ये सवाल आपने पूछा कि जिन व्यक्तियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्या उनके म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना बढ़ जाती है? जी हाँ, जिन व्यक्तियों को मॉडरेट टू सीवियर डिसीज है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन या नॉन वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस की होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। उसकी दो वजह है, क्योंकि ज्यादातर उन केसेस के अंदर हम स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, और कई बार स्टेरॉइड्स की मात्रा, क्योंकि बीमारी गंभीर होती तो हो सकता है कि कई बार स्टेरॉइड्स की मात्रा कुछ लंबे समय तक कंट्रोल की जाए। तीसरी चीज, उस समय ब्लड शुगर यदि अच्छी तरह कंट्रोल नहीं है तो ये भी म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना को बढ़ाने का अंदेशा देता है। जी, और जाहिर तौर पर ऐसे जो रोगी हैं जो सीवियर डिजीज में जा रहे हैं, ये भी स्पष्ट है कि उनकी जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम है,
तो जाहिर तौर पर उनको संक्रमण की संभावना ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल बिहार से मिश्रा जी हैं फोन लाइन पर। मिश्रा साहब, आपका स्वागत, पूछे सवाल। सीबी मिश्रा जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें जी। हाँ, मेरा सवाल है, मुझे पेट का टीबी का दवा चल रहा है जी, और इसमें बोला जा रहा है कि टीका के लिए कि आपका मैंने 1 दिन का ब्रेक करना होगा, दवा ब्रेक करना होगा। मैंने जाते हैं कोविड सेंटर पे तो इसके लिए क्या किए हैं करें? टीबी की दवाई चल रही है, वैक्सीन का कोर्स है मेरा जी। डॉक्टर जोशी, क्या सजेस्ट करेंगे आप? टीबी की मेडिकेशन इन्हें चल रही है, वैक्सीन लेना चाह रहे हैं और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है क्या वैक्सीन के लिए डोज रोक दी जाए, क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी टीबी की दवाई भी चलेगी और आप टीका भी लगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना झिझक के टीका लगवा लीजिए, इसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है आपको, तो प्लीज जाके आप टीका लगवा लीजिए और दवाई बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। ऐसा ही एक सवाल, जब आप टीका लगवाने को जाएंगे तो खा पी के जाइए। डॉक्टर जोशी, ऐसा ही एक सवाल दिनेश कुमार वर्मा जी का है। वो डायबिटिक हैं, इंसुलिन पर हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वैक्सीन लेने से भी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है, और क्या इन्हें जिस दिन वैक्सीनेशन करवाना है इंसुलिन रोकने की जरूरत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दिनेश कुमार जी, आप आपका इंसुलिन नाश्ता करके आप वैक्सीन लेने को चले जाइए और इंसुलिन रोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और टीके के बाद शक्कर बढ़ती है, ये भी गलतफहमी है। लेकिन कोविशील्ड जो टीका है उसमें कभी कभी थोड़ा सा बुखार आता है, तो कभी कभी हम पैरासीटामोल की दवाई देते हैं। तो बुखार नहीं आवे तो यदि आता है तो पैरासीटामोल की दवाई 1-2 दिन के लिए लेनी पड़ती है। तो डायबिटिक मरीजों को या मधुमेह के मरीजों को भी देनी पड़ती है। तो आप इंसुलिन का टीका भी लगवाइए और इंसुलिन भी लगाइए और टीका भी लगवा लीजिए। और उसके साथ ही टीबी हो मधुमेह हो या आपको हृदय की कोई बीमारी हो, ब्लड थिनर हो, तो आप टीका जरूर लगवाइए, आपकी दवाई बिल्कुल नहीं बंद कीजिए जी। डॉक्टर राकेश कुमार, कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें RT-PCR रिपोर्ट्स जो थी वो नेगेटिव आती रहीं, संक्रमण व्यक्ति को लगा कि संक्रमण नहीं है। क्या अगर ऐसे व्यक्ति के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, वाइट फंगस की भी बात की जा रही है, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि रिपोर्ट सही नहीं थी, वहाँ कोई त्रुटि रही, या उसके अलावा भी ये संक्रमण हो सकता है? यानी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव थी लेकिन फिर भी संक्रमण हुआ। पहली बात तो ये है कि आजकल RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है और साइंस सिम्टम कोरोना के हैं, तो हम उसको कोरोना की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि RT-PCR हमेशा पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है स्पेसिफिक 70 to 90% है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो स्वैब कैसे लिया है उस पर है, और ऑब्वियसली सेंसिटिविटी टेस्ट भी अलग है। एक तो ये बात होगी, तो अगर नेगेटिव है और कोरोना नहीं है, ये 1:1 का कोरिलेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो फंगल इन्फेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वाले जो मरीजों को ही हुआ है। फंगल इन्फेक्शन पहले भी होता था, लेकिन पहले ऐसा होता था कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर मेडिकल साइंस में ENT डिपार्टमेंट, हम लोग साल में करीब 15 से 30 जो पेशेंट हैं वो इसके ब्लैक फंगस के देखते थे और ट्रीट करते थे। लेकिन आजकल इसका जो नंबर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा, इसलिए अब ये लोगों को ऐसे लगने लगा सिर्फ कोरोना वाले मरीजों में ब्लैक फंगस किसी भी उस मरीज में हो सकता है। इसके लिए इम्यूनिटी कम है, चाहे वो स्टेरॉइड लेने की वजह से है या वो डायबिटीज की वजह से, अनकंट्रोल डायबिटीज, जिसमें कि डायबिटिक की वजह से सिचुएशन कीटोन आने लगते हैं उसकी वजह से, या जो कैंसर के मरीज हैं जिनको कीमोथेरेपी करनी है, या जैसे कि ब्लड का कैंसर है जिसमें कि आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किसी के किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, तो ऐसा कोई भी मरीज जिसमें इम्यूनिटी कम है, वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फंगस को आने का और उनको ग्रो करने का और फाइनली फंगल इन्फेक्शन। जी डॉक्टर राकेश, अगर व्यक्ति में ये नहीं डिटेक्ट हो पाता है, देर हो जाती है, तो संक्रमण जाहिर तौर पर बढ़ जाता है और फिर फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना एक चैलेंज बन रहा है। जो व्यक्ति हैं जिनका इलाज चल रहा है कोविड के लिए, किस तरह से उनकी जांच होनी चाहिए जिससे अर्ली स्टेजेस में ही इसे पकड़ा जा सके?
देखिए, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उस वक्त यूजुअली फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो 2 या 3 हफ्ते में पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर होता है। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली जो हम लोग देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बीच में होता है। तो जरूरी ये है कि अगर आप कोविड से ठीक हो गए हैं, डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं, लेकिन स्टेरॉइड फिर भी चलते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड ऐसी दवा है ना, एकदम नहीं देते। ऐसे में हम 7 दिन के 7 दिन एकदम देते, जब हाई डोज स्टेरॉइड चलता है तो उसको धीरे धीरे रोकना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो ब्लड शुगर डिस्चार्ज होने के बाद भी मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट। और जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि जैसे ही अर्लीस्ट आपको लगता है कि एक तरफ का नाक बंद है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, एक तरफ हेडेक हो रहा है या स्वेलिंग है या डिस्कलेशन हो रहा है, तो इमीडिएटली आप नाक कान गला विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं। वो बहुत आसान है फंगस को पता लगाना। वो नाक के अंदर स्वैब एक लेंगे और उसको फंगस के लिए भेजेंगे, आधे 15 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अगर फिर भी डाउट है, कंफर्म करने के लिए हम छोटा सा टुकड़ा नाक के अंदर से ले सकते हैं, बायोप्सी से उसमें कंफर्म करेंगे। और अगर जरूरी है तो उसका कितनी फैली है फंगस से देखने के लिए एक सीटी स्कैन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा ना सोचें कि एक बार कोरोना ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो और कुछ नहीं है। आपको ब्लड शुगर मॉनिटर करें, और जैसे ही आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरे को ठीक नहीं लग रहा है और मैं दोबारा से, हाँ दूसरा ये है कि मरीज को ठीक हुआ हफ्ते 2 हफ्ते दोबारा से उसको हल्का फीवर और ठीक ना लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं ऐसा लग रहा है, तो उसकी जांच करें। इससे हम लोग फंगस के केस को जल्दी से जल्दी पकड़ पाए। और अगर हम जल्दी डायग्नोस करते हैं तो उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होता, सिर्फ एंटी फंगल से ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम लेट करते हैं और वहाँ पर जो टिश्यू है फंगस में गला दिया है तो हमें उसको निकालना, क्योंकि वहाँ तक एंटी फंगल की दवाइयाँ पहुँचती नहीं। जी डॉक्टर गुप्ता, जो व्यक्ति मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं संक्रमण में है, जाहिर तौर पर छींक भी आती है और जो सिक्रीशंस है वो भी आ जाते हैं मास्क में, किस तरह से हैंडलिंग करनी चाहिए मास्क की? और एक सवाल ये भी है कि अगर मास्क बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर N95 की बात हो रही है, सॉइल्ड मास्क हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक से हैंडलिंग नहीं हो रही, गीला मास्क पहने, तो इससे कितना ख़तरा होगा व्यक्ति को? और एक सवाल और है आपके लिए, हमारे एक व्यूअर है वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पुअर क्वालिटी ऑक्सीजन ही इसका कारण है संक्रमण का, तो क्यों नहीं हम अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन ही पेशेंट्स को दे सकते? मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन में इम्प्योरिटीज काफी होती हैं और तो उसमें थोड़ी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सिलेंडर की क्लीनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, मास्क को इस्तेमाल, यदि आपका मास्क खराब गीला हो चुका है, उसमें सीक्रेशंस लग चुके हैं, तो उसे बड़ी सावधानी पूर्वक उतार के उसके बाहर की सरफेस को ना छूते हुए उससे एक पॉलिथीन बैग में या कागज के बैग में लेके उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। जो कपड़े वाले मास्क हैं उनको यदि वो सॉइल्ड हो जाते हैं, उसमें सीक्रेशंस लग जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से साबुन से धोकर सुखा लेना चाहिए और उसके द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जिकल मास्क को भी आप द्वारा पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल का होता है, यदि सीक्रेशंस लग जाते हैं तो उसको फेंक देना चाहिए। अदरवाइज आप किसी मास्क को 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी मास्क इस्तेमाल करें तो 5-6 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। N95 मास्क नॉर्मली उन्हीं लोगों के लिए है, या तो जो मरीजों का देखभाल कर रहे हैं या जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उनको लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली N95 मास्क को एक समय में 6 से 7 या 8 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसे आप यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं द्वारा से तो उसे 3-4 दिन 4-5 दिन 5 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे उस मास्क को सावधानी पूर्वक उतार के एक कागज के बैग में रखकर आप उसे रख दीजिएगा और 4-5 दिन बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि वायरस जो मास्क के ऊपर होता है वो 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो आप इसे रीयूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर जोशी, एक सवाल है, उर्वशी जी का सवाल है ये, वो कह रहे हैं कि 9 मंथ्स प्रेगनेंसी है उनको, 20 दिन हुए हैं उन्हें कोविड से रिकवर हुए, शी इज़ अ नॉन डायबिटिक, लेकिन कंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज़ उनको है, क्या इसकी वजह से उनका ब्लड शुगर बढ़ सकता है? क्योंकि और ख़तरा बढ़ सकता है संक्रमण का। उनका लंग डैमेज 50% रहा और उनको
9 दिन तक अस्पताल में रखा गया, स्टेरॉइड्स लेती रहीं वो। तो आप ये 50% लंग डैमेज की बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। वैद्यकीय सलाह, चेस्ट फिजियोथेरेपी चालू रखिए। शक्कर आप नियंत्रण में रखिए। उसके लिए लगने थोड़ी जो आहार है, व्यायाम है, वैद्यकीय निगरानी में शक्कर टेस्ट करके, आपको पता है कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन में फास्टिंग शुगर जो है 90 के नीचे होनी चाहिए। दोपहर की 2 घंटा खाने के पश्चात शुगर है 120 के नीचे होनी चाहिए। तो दिन में 4 बार आपको शुगर की चेकिंग भी करनी पड़ सकती है। और ये निगरानी के अंदर हम बराबर करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरी रिकवरी 100% ठीक हो सकती है। लेकिन थोड़ा मेडिकल सुपरविजन और डेली डिजिटली कनेक्ट रहिए आपके वैद्यकीय सलाहकार के साथ। जी डॉक्टर जोशी, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं इस समय, ख़ास तौर पर म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए तैयारी की अगर बात करें, दवाओं को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में चिंता हो जाती है, क्योंकि जब भी किसी बीमारी को लेकर केसेस बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि दवा शायद इसकी नहीं मिलेगी। कितनी तैयारी है हमारी और क्या संदेश आपका रहेगा सभी के लिए? तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने ये जो दवाई है ये पूरे FDA के माध्यम के थ्रू उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की इंस्ट्रक्शन दी है। 5 भारतीय जो जेनरिक कंपनी है वो भी इसका प्रोडक्शन चालू कर रही है, लाइपोसोमल, एम्फोटेरिसिन और फंगल दवाइयों की। उसके जो स्टॉक्स है वो पूरे FDA ने अपने कंट्रोल में लेके अस्पताल से उनके डॉक्टर डायरेक्टली ये दवाइयां मंगा सकते हैं। तो मरीजों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये दवाइयों का जो स्टॉक है, प्रोडक्शन है, उसका सब रैंपिंग अप भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा चल रहा है। और उनकी ट्रीटमेंट भी है, जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले स्कीम के थ्रू पूरी जो ट्रीटमेंट होने वाली है म्यूकर की वो मुफ्त हो जाए। जी डॉक्टर सुशील, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे आप, खास तौर पर अब जो बरसात का मौसम आने वाला है, क्या कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी सभी को? जी हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोविड से रिकवरी करने के करीब 3 महीने तक आपकी म्यूकोरमाइकोसिस की संभावना रहती है। तो जो भी कोविड के मरीज हैं उनको अपनी डायबिटीज पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए। उन्हें सीलन वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, धूल और मिट्टी को अवॉइड करना चाहिए, बारिश के पानी को अवॉइड करना तो बेहतर है। अपने खान पान पे जो सड़े गले फल हैं या सब्जियां उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कूड़े के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोर की संभावना ज्यादा रहती है। और हर समय मास्क पहन के रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस का रोकथाम इन सामान्य व्यवहारिक चीजों से हो सकता है। हम इसमें कोई भी दवा से कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं दे सकते हैं। हम ये कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते हैं एंटी फंगल की जिससे म्यूकोरमाइकोसिस को हम रोक सकें। हम जब हो जाता तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी ड्रग प्रोफाइलैक्सिस नहीं है। जी। जब भी सिम्टम्स हो आपको, जैसा कि डॉक्टर राकेश ने बताया, उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और जैसे भी लगता है तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर राकेश कुमार, एक वाक्य में आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, मैं कहना चाहूंगा कि गंभीर बीमारी है ब्लैक फंगस, लेकिन क्यूरेबल है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही आपको लगे कि आपको दिक्कत है, आप फौरन नाक कान गला तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं। अगर फंगस डायग्नोस होता है तो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि ये उसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे कि अलग अलग स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे आई वाले, ENT वाले हैं, एंडोक्राइन वाले हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, साफ सफाई। जी, और इस जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स का जो इस डिस्कशन में आज हमारे साथ टोटल हेल्थ में शामिल हुए। आप सभी को बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और कहा जाता है कि परिस्थितियां बदलने में वक्त लगता है और इस बदलाव के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना जरूरी है। तो जानकारी होना, ज्ञान निकल पाएंगे इस खतरे से। कोविड बिहेवियर आप अपनाते रहें, बार बार हाथ धोएं,
मास्क लगाएं, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखें। इस जानकारी के साथ ही आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।